ऊपर वाले की दी हुई समस्या लाइलाज होती है। बादल फट गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, धूप बहुत ज़्यादा है, ठंडी बहुत ज़्यादा है। ऊपर के द्वारा दी गई समस्याएं हमारे वश में नहीं है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन नीचे की द्वारा जो समस्याएं शुरू की जाती हैं इंसान के द्वारा, उन सबका इलाज है, कोई भी लाइलाज नहीं होते। और कभी आप ध्यान से देखिए तो हम ऊपर वाले की समस्याओं से परेशान हैं या नीचे वाले की समस्याओं से परेशान हैं? जोर से बोलिए जरा। किसके परेशान है? नीचे वाले। और नीचे की समस्या लाइलाज होती नहीं है। जो समस्याओं से हम परेशान हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं जापान में नहीं है। जिन समस्याओं से हम परेशान हैं बहुत सारी समस्याएं सिंगापुर में नहीं है। जिन समस्याओं से हम परेशान हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं चीन में नहीं है। तो अगर आप देखिए समस्या के हिसाब से देखिए तो भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है और भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात, आचार्य मनीष जी सामने बैठे हैं, सामने भी बहुत सारे डॉक्टर बैठे होंगे। बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। बीमारी कब ठीक होती है? दवाई देने से। और डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। बीमारी ठीक होती है अच्छी दवाई से। डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छा बुरा क्या होता है? दवाई। क्योंकि शरीर में डॉक्टर जाता ही नहीं है। शरीर में क्या जाता है? टैबलेट, इंजेक्शन, वैक्सीन। अच्छी बात यह है पिछले 10-12 सालों में ऐसा बदलाव आया भारत में कि कम से कम अब बीमारी की चर्चा होने लग गई। नहीं तो पहले बीमारी की चर्चा ही नहीं होती थी। पहले लोगों को पता था ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, लेकिन उन समस्याओं के बारे में भी बात नहीं करते थे। अब कम से कम इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। अब वो परिवर्तन मैं कहता हूं 2014 के बाद आया कि अब खुल के सभी समस्याओं पे चर्चा होने लग गई। देश में 2014 के बाद शुरू हुआ, तब तक 2017 में यूपी में शुरू हो गया। 17 से यूपी में और समस्याओं पे चर्चा शुरू हो गई। अब कम से कम ऐसा समय है, एक ऐसा माहौल है कि हम बड़े आराम से खुल के सभी समस्याओं पे चर्चा करने लग गए। लेकिन अब इसके बाद क्या? समस्या तो हो गई, चर्चा हो गई, बीमारी ये है, अब इसके बाद क्या? अब समय आ गया है दवाई का। अब समय आ गया है दवाई बनाने का। पिछले 11 साल में लगभग सभी समस्याएं खुल के सामने आ गई। जैसे एक समस्या मैं बताता हूं, मेरठ की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अब हम सुबह से शाम कहें मेरठ की डेमोग्राफी बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, तो जो डेमोग्राफी बदल रही है रुक जाएगी क्या? जोर से बोलिए नहीं। अब समय आ गया है कि मेरठ की डेमोग्राफी जितनी बदल गई, आगे ना बदले, इसके लिए क्या करना है? मेरठ की नहीं, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी तो पूरी तरीके बदल गई है। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल गई। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे 92 जिले हैं, 92 जिले हैं, उन 92 जिलों की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उन 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। लेकिन मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, इसके बाद क्या? अब हमें इसके बाद चिंतन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक बात मैं कह देता हूं, ये जो डेमोग्राफी में बदलाव है उसका सबसे बड़ा परिणाम आएगा इस भारत के संविधान के ऊपर। जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, ये भारत का संविधान खतरे में आ रहा है, धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। इस डेमोग्राफी बदलाव जिस तेजी के साथ हो रहा है उससे डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है। ये डेमोग्राफी में जो बदलाव आ रहा है उससे भारत की सेकुलरिज्म को बहुत बड़ा खतरा है।
धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बहुत बड़ा खतरा है। ये जो डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है वो भारत की संस्कृति को खतरा है, वसुधैव कुटुंबकम के विचार को खतरा है, नारी तू नारायणी के विचार को खतरा है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके के विचार को खतरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के विचार को खतरा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के विचार को खतरा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने नहीं लिए नहीं तो कम से कम संविधान बचाने के लिए जागो, उठो, बोलो, सब लोग बोलो। आप सारे आ गए हैं, आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो यहां आए ही हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है। मैं सभी आने वालों को भी दंडवत प्रणाम करता हूं, इस कार्यक्रम में लगे सभी कार्यकर्ताओं को दंडवत प्रणाम करता हूं, आयोजकों को दंडवत प्रणाम करता हूं, गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं, इतना भव्य आपने कार्यक्रम रखा हुआ है। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी? अल्टीमेटली भारत किससे चलेगा? संविधान से। भारत के संविधान की पिछले 75 वर्षों में बहुत गलत व्याख्याएं हुई हैं। गलत व्याख्याएं क्यों हुई? क्योंकि हमारे शुरू के जो नीति निर्माता थे उसमें बहुत सारे कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, मॉन्टेसरी एजुकेटेड थे, उनकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में हुई थी, ब्रिटिश स्कूलों में हुई थी, उनका अंग्रेजों के ऊपर बड़ा प्रभाव था, उनके दिमाग पे अंग्रेजी ज्यादा हावी थी। वो हमारे नीति निर्माता बन गए, लेकिन उनको धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता था। उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। वो हमारे नीति निर्माता बन गए, लेकिन उन्होंने संविधान की ऐसी गलत व्याख्या किया जिसके कारण धीरे 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 पिछले 75 वर्षों में हम डूबते चले गए। आम क्या है? पेड़। और बबूल क्या है? पेड़। अब संविधान की शपथ लेने वाले कह रहे हैं भारत में सब एक समान है, क्योंकि आम भी पेड़ है और बबूल भी पेड़ है, इसलिए जितना खाद पानी आम को देना है उतना खाद पानी बबूल को देना है। तो 5 साल के बाद क्या होगा? बबूल और मोटा ताजा हो जाएगा, और बबूल मोटा ताजा हो जाएगा तो बबूल में क्या निकलेगा? कांटा। पहले छोटे छोटे कांटे निकलते, अब मोटा ताजा हो गया तो बड़े बड़े कांटे निकलने शुरू हो गए। और ये प्रकृति का नियम है कि आम और बबूल एक साथ रह ही नहीं सकते। आप किसी बगीचे में देख लेना जाके, आम के बगल में बबूल लगा दो, बबूल के बगल में आम लगा दो, अल्टीमेटली आम सूख जाएगा। आम और बबूल एक साथ रह ही नहीं सकते, ये प्रकृति का स्वरूप है। अब संविधान की शपथ लेने वाले कह रहे ये हिरन जानवर है और ये लकड़बग्घा भी जानवर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसलिए जितना चारा हिरन को दो उतना ही चारा लकड़बग्घा को दो। नतीजा क्या होगा? जोर से बोलिए जरा। कुछ दिन के बाद लकड़बग्घा चारा भी खाएगा, बाद में हिरन को भी खा जाएगा, क्योंकि लकड़बग्घा और हिरन एक साथ सरवाइव कर ही नहीं सकते। लकड़बग्घे के बगल में हिरन ले आओ या हिरन के बगल में लकड़बग्घा ले आओ, अंत में खत्म कौन होगा? जोर से बोलिए जरा। ये गलतियां हुई हैं और ये गलतियां आज भी हो रही हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई इसी बात की चल रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत के संविधान को ऑक्सफोर्ड के चश्मे से मत पढ़ो, भारत के संविधान को कैम्ब्रिज के चश्मे से मत पढ़ो, भारत के संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ो, फिर समझ में आएगा इस संविधान में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं, इस संविधान को ठीक से लागू करने की जरूरत है। एक मेरी PIL चल रही है माइनॉरिटी के ऊपर। भारत के संविधान में माइनॉरिटी कमीशन नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नाम का शब्द ही नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? जोर से बोलिए जरा। भारत का विभाजन जाति के आधार पर हुआ था क्या? भारत का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ क्या? भारत का विभाजन क्षेत्र के आधार पर हुआ क्या? नहीं। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? मजहब के आधार पर। जब मजहब के आधार पर देश का विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बताइए जरा। मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे आयोग और मंत्रालय होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे नियम और कानून होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा होना चाहिए क्या? नहीं।
और भारत का संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। मैं पिछले 2017 से 8 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में इसी बात की लड़ाई लड़ रहा हूं। पहले मुझे यह बताओ, भारत का संविधान मजहब के आधार पर 1 रुपए खर्च करने की इजाजत देता है क्या? आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं हो सकता। धर्म को नहीं। आप लोग धर्म को रिलीजन समझते हैं, बहुत बड़ी भूल है ये। और ये भूल यूनिवर्सिटी में भी हो रही है, कोर्ट में भी हो रही है, अदालतों में भी हो रही है। धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन धर्म नहीं है, धर्म मजहब नहीं है, मजहब धर्म नहीं है। धर्म और मजहब के ऊपर एक मेरी अलग PIL चल रही है जिसमें मैंने धर्म और मजहब के बीच में 20 अंतर बताए हैं। मोटा मोटा अंतर बता देता हूं। धर्म जोड़ता है और मजहब, जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म और मजहब में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में है। दुर्भाग्यवश इस देश के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर सारे के सारे धर्म को रिलीजन समझ के बैठे हुए, रिलीजन को धर्म समझ के बैठे हुए। अब सवाल यह है कि जब कहीं पे भी माइनॉरिटी शब्द का उपयोग नहीं है, फिर माइनॉरिटी के नाम पे इतना खेल कैसे चल रहा है? खेल चल रहा है संविधान की गलत व्याख्या के कारण। हुआ यह कि जब देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग यहां रहना चाहते थे। वो बोले कि साहब हम लोग यहां रहना चाहते हैं, लेकिन मजहब के आधार पे बंटवारा हुआ है तो बहुत गुस्सा है लोगों में। सरकार बनेगी हिंदुओं की, क्योंकि मजहब के आधार पे बंटवारा हो गया। कल को पूरे देश की सरकार हमको त्योहार न मनाने दे, हमें अपना कल्चर न फॉलो कर दे, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ रहना चाहते हैं लेकिन हमको इतनी गारंटी दे दो हम अपना त्योहार मना सके। तो बोले ठीक है, आर्टिकल 29 तुम्हें अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। बोले साहब सारी सरकारें हिंदुओं की बनेगी, मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, गुस्सा है। कल को मान लो हमको भी कुछ स्कूल कॉलेज खोलने का मन करे तो हम कैसे खोलेंगे? सरकारें तो हमें खोलने नहीं देंगी। तो बोले ठीक है, आर्टिकल 30 तुम अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल लेना। ये मैं संविधान निर्माताओं की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 29 में कहा अपना त्योहार मना लेना, आर्टिकल 30 में कहा अपना स्कूल और कॉलेज खोल लेना। लेकिन उसके पहले 2 आर्टिकल में क्लेरिफिकेशन भी दिया कि बाद में कहीं खेला ना हो जाए। आर्टिकल 27 में कह दिया मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी, और आर्टिकल 28 में कह दिया किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में, सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में, सरकार के द्वारा किसी भी तरीके से जो कनेक्टेड स्कूल है उसमें मजहब की कोई टीचिंग नहीं होगी, मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। फिर आप ध्यान रखिएगा, संविधान धार्मिक शिक्षा पे रोक नहीं लगा रहा है। संविधान किस पे रोक लगा रहा है? रिलीजियस टीचिंग। लेकिन हमारे देश के शुरुआत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता था, उन्होंने आर्टिकल 29 में जहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, पता नहीं कहां से उनको रिलीजियस दिख गया उसमें, जबकि रिलीजियस एजुकेशन लिखा ही नहीं, आज भी नहीं लिखा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लिया। लेकिन एक बात आज तक डिसाइड नहीं हुई कि ये जो माइनॉरिटी की बात हो रही है, ये कौन सा माइनॉरिटी? दुनिया में 1100 रिलीजन है, तो क्या सभी 1100 रिलीजन के लोगों को भारत में माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, या जो भारत में पंथ शुरू हुए उनको मजहब रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? भारत में जैनिज्म शुरू हुआ, भारत में सिखिज्म शुरू हुआ, भारत में बुद्धिज्म शुरू हुआ, तो केवल जो भारत के अंदर शुरू हुए और जो संविधान की इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, उनको रिलीजियस माइनॉरिटी माना जाएगा, या पूरी दुनिया के 1100 रिलीजन को माना जाएगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सभागार है। ये वीडियो लाखों करोड़ों युवाओं तक पहुंचेगा, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर तक पहुंचेगा, डीन तक पहुंचेगा, रीडर तक पहुंचेगा। इस पे चिंतन करें कि रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या? पूरी दुनिया की 1100 रिलीजन को भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी दिया जाएगा, या भारत के अंदर जो रिलीजन शुरू हुए उनको दिया जाएगा? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का क्या? दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, क्या सबको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, या भारत के अंदर भाषाओं को मिलेगा? भाई मेरठ में हिंदी लोग ज्यादा बोलते हैं, अब कोई अगर तमिल आ गया, ये समझ में आता भाई ठीक है यूपी में तमिल आ गया, इसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे दो।
अगर आप भारत की भाषाओं के बाहर जाओगे फिर तो जो चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो, फ्रेंच बोलते हैं उनको भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो, जर्मन को भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो। किस आधार, अगर आप भारत के बाहर निकले तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे किसको देना किसको नहीं देना? अगर आप भारत के बाहर के रिलीजन को रिलीजियस माइनॉरिटी मान रहे हो तो यहूदी को फिर क्यों नहीं, बहाई को क्यों नहीं? भारत में तो 100 से ज्यादा रिलीजन रहते हैं बाहर के, फिर उनको सबको क्यों नहीं? केवल 2 ही रिलीजन, 2 विदेशी रिलीजन को क्यों, बाकी 98 रिलीजन को क्यों नहीं? इस पे चिंतन करने की जरूरत है। और एक बार चलो हमने दे भी दिया तो पहली बात तो यह भी तय हो जाए, नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, स्टेट लेवल पे देखा जाएगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाएगा। चलो एक बार यह भी तय हुआ कि नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, तो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी कौन होगा इसकी भी कुछ परिभाषा हो जानी चाहिए। माइनॉरिटी जानते हैं यूएन की डिफिनेशन क्या है? एनी ग्रुप आर कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट, इंफीरियर इन पॉपुलेशन, लेस देन 1%। ऐसा समुदाय, ऐसा कम्युनिटी जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत न हो, कोई आर्थिक हैसियत न हो, कोई सामाजिक हैसियत न हो, संख्या में नगण्य हो, 1% से कम हो, उसको क्या कहते हैं? माइनॉरिटी।